जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का जो मॉक टेस्ट ओपन होने वाला है वो एकदम साथियों बढ़िया लेवल का मॉक टेस्ट है। मैं आपको बताने वाला हूं साथियों इसमें आपको कितना कितना स्कोर करना चाहिए। देखिए, आज मैंने जो हिंदी का लेवल रखा है ना साथियों, वो थोड़ा सा अप रखा है, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो अगर हिंदी की जब हम बात करते हैं साथियों, अगर इन हिंदी के 37 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर साथियों, देखिए बेस्ट स्कोर मैं आपको बता रहा हूं कि आपका इतने प्रश्न अगर आप कर दोगे तो वो आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा और सिलेक्शन के चांस साथियों 100% हो जाएंगे। अगर हिंदी की बात करें तो 37 प्रश्नों में से 30 प्रश्न कर दे तो बिल्कुल सही, तो हिंदी में आप बहुत अच्छे माने जाओगे। उसी प्रकार अगर साथियों जीएस की अगर बात करते हैं, जीएस का लेवल मैंने थोड़ा सा डाउन रखा है, मतलब जीएस आसान है, हिंदी थोड़ी सी लेवल अप मैंने किया है। अगर जीएस की बात करें साथियों, जीएस के इन 38 क्वेश्चंस में से अगर आपका स्कोर 19 से 20 प्रश्नों का रहता है, यानी कि इतने प्रश्न आप सही कर देते हो तो एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा वो। उसके अलावा रीजनिंग की अगर बात करें और मैथ की अगर साथियों बात करें, देखिए रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, 20 क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें से साथियों आप अगर 17 से 18 क्वेश्चन कर देते हो तो रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी मानी जाएगी। और वहीं साथियों यहां पर अगर बात करें 13 से 14 क्वेश्चन मैथ में आप कर देते हो तो बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो कम से कम साथियों अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आज के इस मॉडल पेपर में इतना 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 स्कोर आपका आना ही आना चाहिए। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और सिलेक्शन पाने के लिए इन सभी प्रश्नों को देखिएगा और अपना एक सिलेक्शन साथियों निश्चित कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, यानी कि अक्षर होती है। तो आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों कि संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको तो तत्सम शब्द कहा जाता है। देखिए बहुत ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, प्रश्न पढ़िए, 1 सेकंड में उसका उत्तर दे दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि अनुकरणीय शब्द यहां पर है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यय साथियों क्या होगा, बताइए। देखिए यहां पर से एक शब्द निकलेगा अनुकरण, अनुकरण शब्द निकलने के बाद क्या बचता है साथियों, ये बचता है। और ये कहां पर एक तरीके से लिखा हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, यानी कि अनुकरणीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो ये होगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ और जिनका भी आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि अंतरराष्ट्रीय साथियों कैसे लिखा जाता है, बताइए। अब देखिए अगर बात करें साथियों, मैंने बहुत बार अंतरराष्ट्रीय ऐसे भी लिखा देखा है और मैंने साथियों ऐसे भी लिखा देखा है। तो एक तरीके से ये दोनों ही अंतरराष्ट्रीय शब्द बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग नजर में ध्यान रखेंगे, दोनों ही शब्द एक तरीके से बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। लेकिन आपका राइट आंसर अगर हमें एक बताना है तो ए हम बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले को। उसके बाद देखिए साथियों निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, बताइए। चलिए तो इसमें से द्वंद्व जो लिखा जाता है ना, जिसके द्वंद्व समास होता है, तो वो द्वंद्व कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये तो द्वंद्व लिखा हुआ है, ऐसे जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है, बताइए। तो हरिणी है, क्या है साथियों, हरिणा का स्त्रीलिंग पूछा गया है तो हरिणी है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए अलग अलग स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों लाइक वाला ऑप्शन दबा दीजिए। लाइक वाला बटन जब दबा देंगे तो वीडियो लाइक हो जाएगी और मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये क्लास आपको साथियों पसंद आई थी। तो अगली बार मैं और जान लगाकर और दमदार प्रश्न साथियों आपके लिए लाऊंगा कि एग्जाम आपका कम से कम मैं क्रैक करवा दूं। भले आप टॉप 10 में ना पाओ, टॉप 100 में ना पाओ, लेकिन 60,000 वैकेंसी में से एक नंबर आपका आ जाए, इतनी मेहनत करके मैं आपको साथियों पढ़ा दूंगा। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। देखिए अगर बात करते बच्चे बस से उतरते हैं तो बस से
बच्चा अलग हो रहा है तो वहां पर अपादान कारक होगा, लेकिन बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं तो पहले बस में चढ़ेंगे, बस में जाएंगे, तो यहां पर इसलिए साथियों कर्ण कारक हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों बताइए। देखिए अंगूठे दिखाने का मतलब होता है किसी चीज को इनकार करना, अंगूठा दिखा दिया, भाई मैंने उससे ये काम किया लेकिन उसने तो अंगूठा दिखा दिया, यानी कि उसने इनकार कर दिया। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। देखिए रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, या पहले वाले में अपेक्षा आएगा, दूसरे वाले में उपेक्षा आएगा, कैसे क्या होगा साथियों बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करें रामू की उपेक्षा आना चाहिए, तो उपेक्षा एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तो उपेक्षा और अपेक्षा साथियों आना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से अर्थ है बताइए। तो नाग का इसमें से अर्थ जो बनता है ना वो हाथी बनता है, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है बताइए। तो आनुषंगिक साथियों किस प्रकार से लिखते हो बताइए। देखिए ये तो आनुषंगिक लिखा हुआ गलत है, यहां पर भी साही ये भी गलत है। अनुषंगिक नहीं होता है बल्कि साथियों आनुषंगिक होता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइए। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। तो अगर आपने भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी का चयन किया था तो बिल्कुल करेक्ट किया था। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है बताइए। देखिए छंद का यह भी प्रकार है, दोहा भी छंद का प्रकार है, चौपाई भी छंद का प्रकार है, लेकिन दृष्टांत अलंकार होता है साथियों, अलंकार का यह प्रकार है, दृष्टांत ये छंद का प्रकार नहीं है। तो सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया पद प्रकट करते हैं बताइए। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया पद प्रकट करते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों बहुब्रीहि समास में ही दोनों पद मिलकर एक नया पद प्रकट करते हैं। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। राजपुत्र में साथियों कौन सा समास है बताइए। तो राजपुत्र का मतलब हो जाएगा राजा का पुत्र। अब यहां पर साथियों संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कौन सा समास है, मैं कहूंगा तत्पुरुष समास है। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए। तो अत्यंत की अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अति उपसर्ग निकलेगा, और एक तरफ क्या निकलेगा, अंत निकलेगा। तो अति धन अंत हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, और उपसर्ग पूछा गया है तो अति इसका उपसर्ग हो जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो साथियों ये तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया आपको साथियों बताना है। अच्छा यहाँ पर एक शब्द है कि अनल, अनल का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है बताइए। तो अनल का मतलब क्या होता है। अनल का मतलब होता है साथियों आग, और आग को ही क्या कहा जाता है, अग्नि कहा जाता है। तो इस प्रकार अनल का पर्यायवाची क्या होगा, आग होगा। उसके बाद देखिए जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है बताइए। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सकता हो उसको साथियों अप्रमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्रमेय कहा जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। किसी वाक्य के क्या लिखा हुआ, किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे बताइए। तो अगर कोई वाक्य है उसका जो अंश होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको पदबंध कहा जाता है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर अगर आपका भी है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कवितावली के रचनाकार कौन है बताइए। तो कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास है। कवितावली के रचनाकार कौन है साथियों, तुलसीदास है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आचरण की सभ्यता ये किसका निबंध है बताइए। तो आचरण की सभ्यता ये किसका निबंध है साथियों, ये तो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी का चयन किया था तो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है बताइए। तो इनमें से छायावादी कौन है साथियों, ये तो महादेवी वर्मा है। क्या छायावादी लेखिका की अगर बात करें तो ये तो महादेवी वर्मा है। उसके बाद देखिए रानी केतकी की कहानी ये किसकी कृति है बताइए। तो ये सैयद इंशा अल्लाह खां की कृति है। कौन सी, रानी केतकी की कहानी, और ये एग्जाम में आपके साथियों बहुत बार पूछी जा चुकी है। उसके बाद देखिए पॉकेट मार शब्द में समास आपसे पूछा जा रहा है बताइए। तो पॉकेट को
मारने वाला, पॉकेट मार पॉकेट को मारने वाला। तो यहाँ पर साथियों तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। कोप शब्द का पर्यायवाची आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए आपको यहाँ पर लगभग 30 के आसपास साथियों स्कोर करना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 30 के आसपास स्कोर। ठीक है, चलिए कोप शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो कोप का पर्यायवाची आमर्ष होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। आंखें दिखाना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या होता है बताइए? कि लज्जित करना आंखें दिखाना, या स्वागत करना आंखें दिखाना, या सावधान करना, ठीक है, या क्रोध से देखना। बताइए तो आंखें दिखाने को हम लोग कह सकते हैं क्रोध से देखना। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। यहां पर अगर बात करें शर्म के मारे, क्या शर्म के मारे, ठीक है, रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है बताइए? शर्म के मारे चुप हो गया का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। आकाश पाताल एक कर गया नहीं, अपना सा मुंह लेकर रह गया, या अपना उल्लू सीधा करने लगना नहीं, उल्टी गंगा बहने लगना नहीं। साथियों क्या होगा? शर्म के मारे चुप हो गया यानी कि अपना सा मुंह लेकर रह गया। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो तमस का मतलब पता क्या होता है? अंधकार होता है, अंधेरा होता है। तो कुल मिला के अगर आपने ए चुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चुन पाए थे, नहीं सही जवाब दे पाए थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तमस का मतलब अंधेरा होता है। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसको साथियों क्या कहा जाता है? तो उसको तो यौगिक धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसको यौगिक धातु कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो आंख के अंधे गांठ के पूरे होते हैं, या मान न मान मैं तेरा मेहमान, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, या आप काज का महाराज। तो मैं कहूंगा साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदी की जो शाह ध्वनि है ना, ये किसके अंतर्गत आती है साथियों बताइए? तो ये तालव्य के अंतर्गत आती है। या भी साथियों तालव्य के अंतर्गत आती है और शाह भी तालव्य के अंतर्गत आती है। उसके बाद चाचा छाजा भी जो है वो तालव्य के अंतर्गत ही आती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फटाक देसी उत्तर दीजिए। तो 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। विद्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पर विद्यालय की अगर बात करें तो विद्यालय का संधि विच्छेद तो सब कुछ दे रखा है, लेकिन पूछा यह जा रहा है कि इसमें कौन सी संधि है बताइए? तो यहां पर भी बड़ा आ, यहां पर भी बड़ा आ, तो यहां पर तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद साथियों क्या है बताइए? देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि हिंदी आपकी अच्छी है या हिंदी नहीं अच्छी है, तो ये जो डेली आपका मॉक टेस्ट होता है टारगेट सिलेक्शन नाम के इस चैनल पर डेली होता है साथियों, चारों विषयों का एक ही वीडियो में मॉक टेस्ट होता है। तो इस वीडियो को अगर आप साथियों लेते हैं, डेली लेते हैं, तो मेरा मानना है एग्जाम में कोई आपको हरा नहीं सकता और एग्जाम में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। इन 60,000 वैकेंसी में से एक सीट आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। तो सूर्योदय का जब हम संधि विच्छेद साथियों करते हैं ना, तो सूर्यधन उदय होता है, जो कि कहां पर लिखा हुआ है? जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आपके सामने यहाँ पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न शुरू हो चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि 38 प्रश्न होंगे। तो लगभग आपको इसमें से 50% स्कोर करना है, यानी कि लगभग 18-19 के पास अगर आप स्कोर कर देते हैं तो जीके आपकी बहुत अच्छी मानी जाएगी। उसके बाद देखिए साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध जो उपन्यास आनंद मठ है साथियों, ये किसने लिखा था? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक साथियों कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह साथियों है, ये किसके नेतृत्व में किया गया था बताइए? तो ये बारदोली सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? देखिए जो अभी मैंने आपको बताया था साथियों कि जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही साथियों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ये पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। तो आंसर जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है।
अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? देखिए सन कौन सी थी? 1858 थी। दिन कौन सा था साथियों? 18 जून। आप लोग ध्यान रखेंगे क्या 18 जून 1858 को साथियों रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गेटवे ऑफ इंडिया साथियों ये कहां पर स्थित है बताइए? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है साथियों। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो साथियों अगर बात करें भारत की राजधानी पहले कहां थी? तो कलकत्ता में थी। तो भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो कौन सा नारा दिया गया था साथियों? बांटो और छोड़ो नारा दिया गया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है बताइए? तो सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ, और जिनका भी आंसर यहां पर ए का था बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? तो इनका नाम साथियों क्या था बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, राइट आंसर की अगर बात करें क्या आपका राइट आंसर होगा? तो लॉर्ड कैनिंग अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद देखिए अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है कि ये वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा, बताइए? तो यहां पर अगर बात करें साथियों लॉर्ड डलहौजी का कथन है। किसका कथन है? लॉर्ड डलहौजी का कथन है। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये तो साथियों समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम साथियों ये कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका बी के साथ। गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन कब किया गया? तो साथियों कब किया गया बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। 1984 में किया गया, सितंबर माह 1984 वर्ष गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन किया गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं बताइए? तो यहां पर जो बात की गई है प्राथमिक तरंगों की, ये साथियों सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे कहलाई जाती है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? तो जो सिस्मोलॉजी होता है ना, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत ही साथियों भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर आपका बी के साथ। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो साथियों अभी मैंने आपको बताया भूकंप का अध्ययन कहलाया जाता है सिस्मोग्राफ। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र साथियों ये कहां पर है बताइए? तो ये कहां पर है? ये तारापुर में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहां पर स्थित है बताइए? तो यहां पर अगर बात करें साथियों हैदराबाद आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भारत का परमाणु ईंधन परिसर ये हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे बताइए? तो अगर बात करें साथियों सीडी देशमुख की, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे उनका नाम सीडी देशमुख था। उसके बाद देखिए वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था बताइए? तो यहां पर अगर बात करें साथियों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह संख्या आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष साथियों कौन थे बताइए? तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं बताइए? तो अगर डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाए कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं तो 250। राज्यसभा का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात की गई है, उत्तर प्रदेश में जो दलहन अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर स्थित है साथियों? ये कानपुर में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे, दलहन लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए भारत का ध्वज गीत यानी कि झंडा गान की अगर बात करें इसके रचयिता कौन है? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस साथियों कब मनाया जाता है बताइए? तो ये तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। आंसर जिनका भी बी तो बिल्कुल करेक्ट है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो जो डिमेकस भारत आया था ना ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है बताइए? तो जो ओजोन गैस होती है ना
ये गैस साथियों पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। उसके बाद देखिए विधवा पुनर्विवाह कानून साथियों कब बना, तो ये 1856 में बना। कब बना साथियों विधवा पुनर्विवाह कानून? 1856 में बना। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू की गई, तो 1992 में साथियों किसान बही योजना शुरू की गई। उसके बाद देखिए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो करवाया वो किसके द्वारा करवाया गया, तो राजा राम प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। भारतीय संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर आपका बी के साथ। हुसैन सागर झील ये कहां पर स्थित है साथियों, तो ये तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हुसैन सागर झील आपके एग्जाम में पूछी जाती है। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया था, बताइए। तो ये किसने डिजाइन किया था, नाम आपको बताना है। तो डी उदय कुमार की अगर बात करें, इन्होंने ही भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह डिजाइन किया था। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा नमक का उत्पादन जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, वो गुजरात में किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी, बताइए। तो कहाँ की जनसंख्या में साथियों कमी आई थी, आपसे पूछा जा रहा है। नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई थी। बी के साथ आपका आंसर जाएगा। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल साथियों कब से कब तक माना जाता है, तो 1926 से लेकर 1931 तक माना जाता है। आंसर आपका बी के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था उनका नाम क्या है, उनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, यानी कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होते हैं, तो महाधिवक्ता होते हैं। क्या? महाधिवक्ता ही साथियों राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। तो यहाँ पर साथियों अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। और जब हम यहाँ पर एक बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के यहाँ पर हम लोग कितने क्वेश्चंस देखेंगे साथियों? रीजनिंग के हम लोग जो यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे साथियों वो कुल मिला के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। और 20 क्वेश्चन में से साथियों आपका स्कोर जो होना चाहिए वो लगभग 17 से 18 का होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का लेवल मैंने थोड़ा सा डाउन रखा है। और उसके बाद साथियों जो मैथ आपकी होगी, मैथ की जब हम बात करते हैं तो मैथ में भी यहाँ पर 20 क्वेश्चंस ही आप लोग देखेंगे। और उसमें आपका स्कोर जो होना चाहिए वो लगभग 13 से 14 का होना चाहिए, क्योंकि मैथ का लेवल थोड़ा आसान से थोड़ा ऊपर हट के है, ऊपर उठ के है। अब देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 शब्द दिए गए, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिए गए शब्दों के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बनाया जा सकता। आपको बताना है साथियों वो कौन सा ऐसा शब्द है जो यहां से नहीं बन सकता। देखिए जब हम बात करते हैं फिक्सेशन की, तो एफ आई एक्स का यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर साथियों एफ लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है और एक्स लिखा हुआ है। उसके अलावा ए भी लिखा हुआ और TION भी लिखा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला तो बन जाएगा। बी वाले की अगर बात करें एग्जाम्पल देखिए EX ये हो गया, ठीक है ना। EX आपका ये हो गया और आपका ए साथियों जो है ना ए आपका ये हो गया और एम कहाँ पर गया, एम आपका ये हो गया। उसके बाद अगर बात करें PLE की अगर बात करें तो P आपका ये हो गया, L आपका ये हो गया और E किधर गया, E आपका ये वाला हो गया। तो ये वाला भी बन सकता है और AXE बन सकता है क्या, तो X ये हो गया, A कहाँ गया, A आपका ये हो गया और E भी कहीं है, बिल्कुल है। उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा बन सकता है, यानी कि D वाला बन सकता है, ये भी देख लीजिए EX तो मिल गया। उसके बाद साथियों T कहाँ गया, T भी मिल गया। R कहाँ गया साथियों, आर यहां पर कहीं पर नहीं है। तो कुल मिला के आर नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नहीं बन सकता है और नहीं बन सकता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था और यही आपका बिल्कुल सही जवाब भी हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि आपका राइट आंसर होगा। कथन आपके सामने है और पूर्व अनुमान आपके सामने है। कथन में कहा गया है कि सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं और कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, मतलब जितने बच्चे हैं वो सब आइसक्रीम पसंद करते हैं लेकिन उनमें से कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। अब पूर्व अनुमान बताइए कि जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वे आइसक्रीम भी पसंद करते हैं। देखिए जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वो आइसक्रीम भी पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि सभी के सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो चॉकलेट पसंद करता है तो वो आइसक्रीम भी पसंद करता है इस कथन के अकॉर्डिंग। पिंकी चॉकलेट पसंद नहीं करती परंतु वह आइसक्रीम पसंद करती। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चॉकलेट पसंद नहीं करता तो वो आइसक्रीम तो पसंद करता ही करता होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों दोनों ही पूर्व अनुमान आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि 1 और 2 दोनों पूर्व अनुमान निहित है कथन में। कथन आपके सामने लिखा हुआ है साथियों, कथन आपके सामने है कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, ठीक है। छात्र सिपाही नहीं है।
मतलब छात्र जो है ना वो सिपाही नहीं है, और जो सिपाही है वो अपने देश की सेवा करते हैं। अब निष्कर्ष को साथियों पढ़िए कि छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा एक तरीके से। कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं साथियों, दोनों ही एक तरीके से निष्कर्ष गलत हैं, यानी कि ना तो एक निष्कर्ष निकलता है और ना दूसरा वाला निकलता है। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर साथियों डायरेक्शन का एक सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, पहले इसको पढ़िए और फिर साथियों आपको आंसर बताना है कि आप उस स्थान से कितनी किलोमीटर दूर है जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था। तो आपको क्या बताना है, पहले सवाल का आंसर आपको बताना है कि आप वहां से कितनी दूर है जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसको देखिए साथियों, यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, तो हम मान लीजिए यहाँ पर है, छोटा छोटा बनाएंगे, उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं, जैसा इसने कहा वैसा हमने कर दिया। उसके बाद साथियों अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, तो बाईं ओर हम मुड़े साथियों और 5 किलोमीटर हम चल दिए। उसके बाद फिर अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, 4 तो ये हो गया, 5 आपका साथियों ये हो जाएगा। उसके बाद कहा गया फिर बाईं ओर मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं, तो साथियों ये आपका यहाँ तक 5 हो गया और ये आपका 6 किलोमीटर चल दिए, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया है कि दौड़ समाप्त करने से पहले आप एक बार फिर से बाईं ओर घूमते हैं, तो बाईं ओर साथियों हम यहां से घूमे, बाईं ओर घूमे और 1 किलोमीटर दौड़े, तो 1 किलोमीटर। अब हम यहां पर हैं। अब सवाल में पता क्या किया गया था, अभी जो मैंने आपको साथियों पढ़ाया था, ये पूछा गया था कि आप वहां से कितनी दूरी पर है जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था। तो दौड़ना तो आपने यहां से शुरू किया था और आप अब यहां पर हैं, तो आप कितनी दूरी पर हैं, इसकी दूरी क्या होगी, तो इसकी दूरी साथियों 1 किलोमीटर होगी। क्यों, क्योंकि यहां तक की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है, ये देखिए 5 किलोमीटर और ये एक एक्स्ट्रा है। तो कुल मिला के साथियों आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, किस ऑप्शन के साथ आपका जाएगा, 1 के साथ आपका राइट आंसर जाएगा। 1 किलोमीटर साथियों दूरी है, तो राइट आंसर जिनका भी है यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा देखिए, दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे थे। देखिए दौड़ जब आपने समाप्त की थी ना, तो आप साथियों कुछ ऐसे करके जा रहे थे, ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। और यहां पर आपकी शुरुआती बिंदु थी, तभी तो आपने कहा था कि 1 किलोमीटर दूरी है, तो आप उत्तर की तरफ जा रहे थे, तो आपका उत्तर साथियों राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। किसी सांकेतिक भाषा में 461 का मतलब होता है साथियों कि वेयर आर यू, 169 का मतलब होता है यू आर गुड, 8652 का मतलब होता है फ्लावर्स आर नॉट बैड। तो नॉट का कोड आपको बताना है साथियों। देखिए नॉट के कोड की अगर बात करें ना, देखिए नॉट का कोड सबसे पहले तो ये आप देखिए कि नॉट लिखा कहां पर है, नॉट कहां पर लिखा है, नॉट यहां पर नहीं लिखा है, नॉट यहां पर नहीं लिखा है, नॉट यहां पर, हाँ बिल्कुल साथियों ये यहां पर लिखा है नॉट। तो कुल मिला के या तो नॉट का कोड 8 होगा, या हो सकता हो 6 हो, या हो सकता हो 5 हो, या हो सकता हो 2 हो। तो अब नॉट का कोड निकालने से पहले हमें मालूम करना पड़ेगा बैड का कोड, फ्लावर्स का कोड, आर का कोड। ए आर ई का कोड तो मालूम पड़ जाएगा यहां से साथियों, और फ्लावर्स कहीं पर लिखा हुआ है या बैड कहीं पर लिखा, देखिए बैड तो मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा है, गुड लिखा हुआ, बैड नहीं लिखा है। एक तो इसका कोड हमें नहीं पता चल पाएगा, और फ्लावर्स लिखा है कहीं पर, क्या देखिए जरा, फ्लावर्स भी नहीं लिखा है। तो साथियों जब हमें इसका कोड नहीं पता कर पाएंगे, इसका कोड नहीं पता कर पाएंगे, तो हम इसका कोड कैसे पता कर लेंगे साथियों, ठीक है ना। और अगर बात करें देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर नॉट कहीं पर है भी नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर नोट कहीं पर नहीं है कि हम एक तो इसमें से नंबर ले लेते और मान लीजिए नोट अगर यहाँ पर लिखा होता, ठीक है, तो हम इसमें से ले लेते। तो कुल मिला के साथ तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर जिनका डी है तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है कि गुड का कोड क्या हो सकता है, बताइए क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपसे पूछा ये जा रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि गुड का कोड आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए गुड कहाँ पर लिखा हुआ है, यू आर, वेयर आर यू आर गुड, गुड यहां पर लिखा हो, यानी कि गुड का कोड या तो हो सकता हो 1 हो, 6 हो, या हो सकता हो 9 हो, ठीक है ना, 1 6 9 में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें, देखिए अब गुड कहां पर लिखा हुआ साथियों, गुड आपका यहां पर लिखा हुआ है ना, तो यू आर का कोड आपको मालूम करना पड़ेगा, यानी कि यू का आपको मालूम करना पड़ेगा और आर का कोड आपको मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। आर का तो कोड साथियों यहां से निकल जाएगा, देखिए 4 6 1, ठीक है। अच्छा यहां पर भी 6 और 1 है, यहां पर भी 6 और 1 है, यानी कि क्या दो चीजें मिल रही हैं, आर यू
आर यू, अच्छा यू आर का जो कोड है ना, यू आर का देखिए अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर का जो कोड है साथियों वो 1 और 6 है, क्या है ना, ठीक है ना, 1 और 6 है। तो कुल मिला के अगर बात करें 1 और 6 तो आंसर हो ही नहीं सकता, 1 और 6 साथियों आंसर नहीं आपका हो सकता। अब गुड का कोड या तो 4 होगा या साथियों 9 होगा। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं क्या साथियों, यहां पर अगर बात करें 4 और 9 में से एक होगा। यहां पर गुड का कोड में अगर बात करें तो यहां पर 4 तो आया ही नहीं साथियों, 9 सिर्फ आया है, तो 9 ही साथियों हो जाएगा आपके गुड का कोड। और आंसर अगर आपका यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए आर यू देयर को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे बताइए। चलिए आर यू देयर आपसे पूछा जा रहा है, आर यू देयर, आर यू देयर। अभी अच्छा आर यू देयर का तो कोड हमने पता किया था, क्या पता किया था कि 1 और 6 जो है ना, 1 और 6 ये है साथियों यू आर का कोड। अच्छा यहां पर आर यू दे रखा है, आर पूछा गया था वहां पर साथियों, आर यू और देयर का कोड वहां पर पूछा गया था। तो यहां पर देयर कहीं पर लिखा हुआ है क्या, देयर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आर का कोड और यू का कोड साथियों आपको मालूम करना पड़ेगा। तो आर का कोड साथियों क्या निकलेगा, एक तरीके से देख लीजिए यहां पर, एक तो आर यहां पर है और एक आर यहां पर है, एक आर, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए आर यहां पर भी बीच में है तो 6 है, आर यहां पर भी बीच में है तो बीच में 6 है। तो कुल मिला के आर का कोड जो होगा वो साथियों 6 होगा। अब देख लीजिए क्या 6 पहले है, क्या क्या 6 पहले, क्योंकि आर का कोड 6 है तो पहले 6 ही आएगा। तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब अगर बात करें साथियों देखिए यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर बात करें 6 1 भी है, 6 1 है, ठीक है। अब देयर का कोड 7 होगा या 8 होगा ये देखना है, देयर का कोड 7 होगा या 8 होगा। अब देखिए 7 की अगर बात करें, यहां पर अगर बात करें 7 होगा या 8 होगा, अगर बात करें 8 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 8 का कोड जो है ना वो फ्लावर होगा, आर होगा, नॉट होगा, बैड होगा, यानी कि 7 हो सकता है। देयर का कोड जो होगा वो 7 हो सकता है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो 6 1 7 के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि अबू अपने घर से 20 मीटर पूरब की तरफ जाता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों 20 मीटर ये पूरब की तरफ चल दिया। उसके बाद कहा गया है दक्षिण मुड़ता है 50 मीटर जाता है, दक्षिण मुड़ गया साथियों, ये आपका 50 किलोमीटर चल गया, मीटर चल गया। उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़कर 10 जाता है, तो पश्चिम की तरफ गया साथियों, ये 10 चला गया। अब वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 जाता है, उत्तर की तरफ मुड़ता है और 20 जाता है, ये 20 चला गया, ठीक है ना। अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर 10 जाता है, तो 10 ये चला था, 10 ये और चल गया, यानी कि यहां तक पहुंच गया। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि उसका घर ये था। अब देखिए टोटल ये 50 है, यहां तक साथियों 20 है, तो जाहिर सी बात है ये 30 होगी। तो कुल मिला के अपने घर से जो उसकी दूरी है वो 30 मीटर की है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है और फिर बाएं मुड़कर साथियों 6 मील चलता है, दाएं मुड़कर इस तरीके से चलता है। और यहाँ पर साथियों कुछ किलोमीटर वगैरह में नहीं पूछा गया कि कितनी दूरी पर है, सिर्फ दिशा पूछा जा रहा है कि उस आदमी का जब वो अंतिम रूप से चल रहा है तो उसकी दिशा, यानी कि वो किस रूप से जा रहा, किस दिशा में जा रहा है अंतिम तरीके से। देखिए एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, तो मान लेते हैं साथियों यहाँ पर कोई है, तो ये चला दिया हमने इसको 4 मील साथियों उत्तर दिशा में। उसके बाद वो फिर बाएं मुड़ता है और 6 चलता है, तो बाएं मुड़ गया साथियों। उसके बाद कहा गया है फिर दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने के बाद वो दाएं मुड़ता है तो दाएं मोड़ दिया, इतना चलता है साथियों। उसके बाद साथियों सुस्ताता है, सुस्ताने के बाद वो उसी दिशा में 2 मीटर और 2 मील और चलता है, तो 2 मील और चला दिया। इसके बाद वो दाएं मुड़ता है और 1 चलता है, तो दाएं मुड़ गया और 1 चला दिया। तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा। तो अब बताइए साथियों किस दिशा में, तो ये साथियों पूर्व दिशा ही तो है, पूरब दिशा है साथियों, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूरब कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों इसमें से आपको बताना है कि विषम ऑप्शन कौन सा, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, बताइए। देखिए
यहाँ पर साथियों जब हम बात करते हैं कि P है, R है, S है, U है, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों कि 16 है, 18 है, 19 है और साथियों 21 है। चलिए, उसके बाद कहा गया है कि 19 है और 21 है और साथियों W 23 पर होता है, Y आपकी 25 पर होती है। उसी प्रकार अगर बात करें H आपका 8 पर होता है और J आपका 10 पर, L 12 पर होता है, N 14 पर होता है। उसी प्रकार C 3 पर, फिर E 5 पर, फिर 7 पर, फिर साथियों E 9 पर। तो यहाँ पर साथियों जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे अलग, सबसे विषम कौन सा होगा, देखिए 2 बढ़ाया गया, 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 2 बढ़ाया, यहाँ पर साथियों 2 नहीं बढ़ाया गया, यहाँ पर 1 बढ़ाया गया और यहाँ पर साथियों एकदम से बढ़ा दिया। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ ये सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर 1 बढ़ाया जा रहा है, 2 नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें से बताइए कि विषम आपको कौन सा लग रहा है, टमाटर, आलू, गाजर या प्याज। तो हम बात करते हैं आलू जमीन के अंदर उगता है, गाजर की भी साथियों जमीन के अंदर होती है, प्याज भी जमीन के अंदर होती है, लेकिन टमाटर साथियों जमीन के ऊपर उगता है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि खाली जगह है, फिर ए बी है, फिर खाली जगह है, फिर बी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सही तरीके से नहीं लिखा, मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ। देखिए खाली जगह है और ए बी है, खाली जगह है बी है, खाली जगह है ए बी ए है और उसके बाद साथियों खाली जगह है, खाली जगह है ए बी और ए बी है। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, लेटर काउंट कर लीजिए विथ खाली जगह के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि साथियों 15 है। या तो साथियों 5 का पेयर बनेगा या 3 का पेयर बनेगा। 5 का पेयर बनाइए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 का हो गया, 1 2 3 4 5, 5 का हो गया, सॉरी ये आपका 5 का यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5। अब देखिए अंत में ए बी है, तो यहाँ पर अगर बी बना ले तो अंत में ए बी हो जाएगा। यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बना लो साथियों, ए बी हो जाएगा। तो अब अगर साथियों बात करें अंत वाला, तो हमको मिल चुका है ए बी, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर अब कौन सा लिखे लेटर, ये अब सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए अंत जो, अब ये देख लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा है। हमने क्या क्या लिखा है साथियों, ए लिखा है, तो ये दूसरे वाले में ए आना चाहिए। क्या यहाँ ए आया है, यहाँ ए आया है, यहाँ ए आया है, यहाँ ए आया है। चलिए उसके बाद साथियों जब हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पर और हमने क्या क्या लिखा था, और हमने लिखा था कि यहाँ पर साथियों बी आना चाहिए। तो 1 2, अगर बात करते हैं मतलब 1 और 2, यानी कि दूसरे नंबर पर बी आना चाहिए। तो यहाँ पर बी है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है। तो कुल मिला के साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा और यहाँ पर भी एक तरीके से ए ही आएगा, यहाँ पर ए नहीं आएगा। 3 एक ही जगह खाली जगह थी ना, एक ये ए, एक ये ए, एक ये ए, तो 3 की जगह थी, तो 3 की जगह पे हमने लिख दिया। उसके बाद बी आया है, उसके बाद ये वाला देखिए बी आया है और उसके उस बाद यहाँ पर ए आ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। सबसे सही और सबसे नजदीकी उत्तर जो बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी वाला ही बैठ रहा है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली शेर हैं, कथनों के लिए उपयुक्त आरेख आपको चुनना है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगे, ये कुत्ते हो जाएं। कहा जा रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो कुछ कुत्ते क्या हो गए साथियों, ये कुत्ते हो गए, ये बिल्ली हो गई, तो कुछ कुत्ते बिल्ली हो गई। और कहा गया है कि सभी बिल्ली शेर है, तो ये जो सभी बिल्लियां होंगी ना, सभी बिल्ली क्या हो जाएंगी, शेर हो जाएगी। तो कुछ ऐसा डायग्राम साथियों आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ये तो साथियों आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। कि दिए गए नीचे दिए गए कथन को पढ़कर प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी कि कथन आपके सामने दे रखा है कि भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो भारत विश्व में सबसे ज्यादा चाय बेचता है, ये सही होगा। या भारत में अधिकांश आबादी चाय की शौकीन है, ये सही होगा। या वियतनाम चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। या श्रीलंका। देखिए वियतनाम का कैसे जिक्र आ जाएगा जब साथियों कथन में नहीं था, डी वाला भी नहीं होगा। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि भारत में अधिकांश आबादी चाय की शौकीन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वो शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता है, बताइए।
तो कौन सा साथियों नहीं बन सकता है, देखिए और बताइए राइट आंसर। देखिए OAORNA बन सकता है, तो O ये हो गया साथियों, कहाँ हो गया, O ये हो गया, R ये हो गया, N आपका ये हो गया, A ये हो गया, MEN और देख लीजिए, M ये हो गया, E ये हो गया, N आपका कहाँ गया, N ये हो गया, T ये हो गया, तो ये वाला तो बन सकता है। ये वाला देख लीजिए TER कहाँ पर है, T ये हो गया, E ये हो गया, R ये हो गया, TER हो गया। उसके बाद MI कहाँ पर है, MI ये है, MI हो गया, NA ये हो गया, L कहाँ गया, L कहाँ गया, L साथियों नहीं है यहाँ पर, L यहाँ पर कहीं पर नहीं है, तो मैं कहूँगा ये नहीं बन सकता है। आप इसको देखेंगे तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता ही होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि दिए गए विकल्पों में से वो शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से बन सकता है। अब आपको बताना है साथियों, जो बन सकता है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए क्रिएशन की अगर बात करें CREA, तो C ये हो गया, R ये हो गया, उसके बाद E कहाँ पर है, E कहाँ पर, E नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। स्टैटिक की अगर बात करें STA, तो S आपका कहाँ गया, S ये हो गया, T ये हो गया, A ये हो गया, स्टे, और TIC ये हो गया। मतलब कुल मिला के ये वाला बन सकता है। पूछा यही गया था कि कौन सा बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले को देखा बन सकता है। अब आप इसको चेक करोगे तो ये भी नहीं बन पाएगा और ये भी नहीं बन पाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 15 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद साथियों 64 है, उसके बाद 131 है, तो उसके बाद साथियों कौन सा नंबर आएगा बताइए। देखिए ये 15 से यहाँ पर 31 हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुणा 2 हुआ है, 15 दूना 30 और 1 प्लस कर दिया गया। 31 से 64 हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे तो 62 आ जाएगा और प्लस 2 कर देंगे। यहाँ पर भी साथियों 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और जब 1 प्लस किया फिर 2 प्लस किया, उसके बाद जाहिर सी बात है यहाँ पर 4 प्लस करेंगे, 4 करेंगे नहीं सॉरी 3 करेंगे, 1 किया 2 किया तो फिर 3 करेंगे, तो जब 3 प्लस करेंगे तो ये 131 हो जाएगा। यानी कि अब इसकी 1 से गुणा सॉरी 2 से गुणा कराना है और इसमें कितना प्लस करना है, यहाँ पर तो 3 प्लस किया, यहाँ पर साथियों 4 प्लस करना है। चलिए तो यहाँ पर साथियों जब हम 4 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 266 हो जाएगा और यही हमारा और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वास्तुकार का संबंध भवन से है साथियों, तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा। देखिए जैसे वास्तुकार भवन बनाता है उसी प्रकार मूर्तिकार साथियों प्रतिमा बनाता है, तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। बर्फ का संबंध शीतलता से है, तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा। देखिए बर्फ में एक गुण पाए जाते हैं, बर्फ मतलब शीतल होती है बर्फ, तो बर्फ का ये गुण होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी का क्या गुण होता है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो अब साथियों मैथ के यहाँ पर क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और टॉप तक आपको ले जाएंगे। तो पहला प्रश्न है साथियों कि 400 का 1/8 200 के 2/5 से कितना कम होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों 400 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 400 का 1/8 कहा गया है, 400 का 1/8 निकाल लेंगे। 200 के 2/5 से कितना अधिक है साथियों, तो अगर इसका मान निकालेंगे तो 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा और 0 लग जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर 50 आया है। इसकी जगह पर देख लेते हैं 5 चौक आपका 20 हो जाएगा और 40 दूना आपका 80 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा साथियों ये इससे कितना कम है, ठीक है ना, ये इससे कितना कम है, तो 30 कम है, तो 30 ही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राम और सैम की कुल आयु सैम और टॉम की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो राम से टॉम कितना छोटा है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों कितने लोग हैं, देख लेते हैं कितने लोग हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो राम प्लस सैम इन दोनों की जो आयु है ना, इन दोनों की साथियों जो कुल आयु है वो साथियों सैम और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सैम और टॉम की कुल आयु से टॉम की साथियों कुल आयु से एक तरीके से 12 वर्ष अधिक है, तो साथियों 12 वर्ष अधिक हमने कर लिया, यानी कि इनकी जो आयु है ना इसकी आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो 12 वर्ष अधिक कर ली। ठीक है, अब अगर देखिए बात करें यहाँ पर राम लिखा हुआ है तो हमने राम लिख लिया। अब ये सैम इधर है और ये भी सैम ये उधर है, जब सैम इधर आ जाएगा साथियों तो क्या एक प्लस का सैम हो जाएगा एक माइनस का सैम हो जाएगा, तो उस प्लस के सैम से माइनस का सैम कट जाएगा, ठीक है ना, प्लस के सैम से माइनस का सैम कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, टॉम बचेगा, तो ये बराबर के उधर है, जब टॉम इधर आएगा तो ये माइनस का टॉम हो जाएगा, यानी कि राम माइनस टॉम बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया था कि राम से टॉम कितना बड़ा है, तो राम से टॉम साथियों कितना बड़ा है, 12 वर्ष अधिक है, तो 12 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। साथियों तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे। देखिए 800 का 3/4 पूछा जा रहा है, तो 800 का हमने यहाँ पर क्या कर लिया, 800 का 3/4 कर लिया। 800 का 3/4 जो है वो 900 के 2/10 में से कितना बड़ा है? 900 के 2/10 में से, तो 900 का 2/10वां यही होगा। देख लेते कितना बड़ा है। 4 दूना 8, यहाँ पर 200 हो जाएगा। 200 तियां आपके कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 90 दूना कितने हो जाएंगे साथियों, 180 हो जाएंगे। अब देखिए क्या कहा गया है कि इससे कितना बड़ा है, तो देख लेते हैं साथियों, माइनस करा लीजिए। और जब यहाँ पर माइनस कराएंगे तो 600 में से 180 जाएगा तो 420 बचेंगे, और 420 आपका साथियों आंसर में भी है। तो कुल मिला के 420 आपका बिल्कुल सही जवाब। किसी डेटा के निश्चित सेट का माध्य कितना है साथियों, 40 है। परिणामित संख्याओं का नया माध्य निकालिए जब 9 से बढ़ाया जाए और 7 से विभाजित किया जाए। देखिए यहाँ पर एक तरीके से माध्य आपको कितना दे रखा है, माध्य आपको साथियों जो दे रखा है वो 40 दे रखा है, और कहा जा रहा है साथियों कि नया माध्य बताइए। क्या पूछा जा रहा है, एक तरीके से नया माध्य कितना होगा। तो जो पुराना माध्य है वो साथियों 40 है, और उसके बाद कहा गया है कि 9 से बढ़ाया जाता है, तो इसमें साथियों हमने 9 बढ़ा लिया। 9 बढ़ा लेते हैं साथियों तो उसको 7 से विभाजित किया जाता है, तो इसको हमने 7 से विभाजित कर लिया। अब 40 + 9 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो कुल मिला के नया माध्य जो आएगा वो 7 आएगा, और 7 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद देखिए कि एक अपार्टमेंट 654 मीटर लंबी परछाई डालता है, और उसी समय उसके सामने खड़ा एक पेड़ 6 मीटर लंबी परछाई डालता है। तो प्रश्न को साथियों दोबारा से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक अपार्टमेंट 654 मीटर लंबी परछाई डालता है, और उसी समय उसके सामने खड़ा एक पेड़ 6 मीटर लंबी परछाई डालता है। यदि पेड़ 2 मीटर ऊंचाई का, यानी कि कहा जा रहा है कि जो पेड़ 2 मीटर ऊंचाई का है वो 6 मीटर साथियों क्या 6 मीटर लंबी परछाई डालता है। तो अगर कोई अपार्टमेंट 654 मीटर लंबी परछाई डालता है, क्या 654 मीटर लंबी परछाई डालता है साथियों, तो अपार्टमेंट की ऊंचाई क्या होगी। यानी कि जो देखिए 2 जो बना है वो मतलब क्या कर दिया, 3 गुना एक तरीके से कर दिया। तो इसका साथियों अगर इसको x मान ले, इसका 3 गुना जो है वो 654 है। तो कुल मिला के x का मान क्या आएगा, मैं इसको 3 से भाग दे देता हूँ। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 34 हो जाए, 3 सत्ते आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 सत्ते नहीं, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो 218 के साथ जाएगा, और 218 साथियों कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो साथियों 6 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 6 संख्याओं का साथियों योगफल क्या होगा, 6 अट्ठे 48, यहाँ पर 48 आ जाएगा। उसके बाद कहा गया कि 8 संख्याओं का औसत कितना है, 8 संख्याओं का औसत साथियों 6 बताया गया, तो 8 संख्याओं का साथियों एक तरीके से योगफल कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। अब कहा गया है कि दोनों का अगर साथ में औसत देखा जाए तो कितना होगा। देखिए संख्या 6 संख्या है, 8 संख्या यानी कि 14 संख्याएं हो जाएंगी। इन 14 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 48 48 यानी कि साथियों 96 हो जाएगा। अब अगर इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, यानी कि 48/7 को सॉल्व कीजिए इस तरीके से, तो नीचे 7 आ जाएगा। 7 छंग आपका क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बचेगा कितना साथियों, एक तरीके से 6 बचेगा। तो कुल मिला के 6 सही, 6/7 आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, एक दुकानदार 17,500 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, उसे 21,700 में बेच देता है, उसको लाभ कितना होता है। तो कुछ नहीं साथियों करना है, 21,700 में से क्या 21,700 में से साथियों 17,500 आपको माइनस कर देना है, आपको लाभ मालूम पड़ जाएगा। 2 बचेगा साथियों, यहाँ पर 4 बचेगा, तो 4200 का साथियों फायदा होगा, 4200 का प्रॉफिट होगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। दूध तथा पानी के 2 प्रकार के मिश्रण, चलिए दूध तथा पानी के 2 प्रकार के मिश्रण मान लीजिए साथियों, एक ये बाल्टा इसमें दूध पानी है, और एक ये बाल्टा है इसमें भी दूध और पानी का मिश्रण है। पहला मिश्रण हो गया, दूसरा मिश्रण हो गया। पहले मिश्रण में 27 लीटर में, यानी कि पहले मिश्रण की जब हम बात करते हैं तो साथियों पहले मिश्रण 27 लीटर में, मतलब इसमें कुल मिला के ये 27 लीटर का है पूरा बाल्टा, और 24 लीटर केवल तथा दूध है। अच्छा भाई, इसमें जो मिल्क है ना, मिल्क 27 लीटर में, इसमें 24 लीटर तो मिल्क है, तो पानी कितना होगा यानी कि वाटर कितना होगा साथियों,
तो कुल मिला के 3 हो जाएगा, तभी तो 27 होगा ना। उसके बाद देखिए साथियों क्या लिखा है, दूसरे मिश्रण में 40 लीटर दूध है, दूसरे मिश्रण में साथियों 40 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है। वाटर कितना है साथियों, 5 लीटर पानी है। चलिए तो इसमें कुल मिला के कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। अब अगर बात करें कौन से मिश्रण में दूध की अच्छी मात्रा है, पहले वाले मिश्रण में, दूसरे वाले मिश्रण में, या दोनों मिश्रण में समान मात्रा है किसकी, दूध की। देखिए यहां पर साथियों जब हम लोग बात करते हैं क्या क्या, अगर इसको कट करें, देखिए अगर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, अगर 8 दूध है तो 1 पानी होगा। इसमें अगर बात करें 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, अगर 8 दूध है तो 1 पानी होगा। अरे भाई अनुपात तो दोनों मिश्रणों में बराबर आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि मिश्रण में दूध की अच्छी मात्रा है तो दोनों में ही समान साथियों दूध की मात्रा है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बढ़िया सवाल था, नया सवाल था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये साथियों एक तरीके से अगर बात करें तब ये थोड़ी सही नहीं, इसलिए साथियों मैं 10 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर मैथ के आज दे पा रहा हूँ। तो आपको साथियों क्लास आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग जरूर बताएंगे। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथियों, और एक प्लेलिस्ट में आपको दे रहा हूँ, यानी कि लगभग 10 वीडियो में आपको दे रहा हूँ। मेरा मानना है अगर उन 10 वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, बहुत मजबूत आपकी तैयारी हो जाएगी। और जब तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी तो एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो उसका लिंक आपको देखिए मोर लिखा होगा, वहां कहीं पर मोर लिखा होगा और वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट करके होगा, और सभी वीडियोस को देख लेंगे तो तैयारी में आपकी 4 चांद लग जाएंगे, तैयारी आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।